Good morning, students. We were discussing value of supply. अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 15(1) and 15(2). Now we discuss section 15 subsection 3. This is relating to exclusion of discount from transaction value. अब एक बिजनेसमैन अपनी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, गुड्स की सेल्स को प्रमोट करने के लिए अपने डीलर्स को इंसेंटिव देता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, कि वो जितनी ज़्यादा सेल करेंगे उसके बेसिस पर उनको ज़्यादा रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। अब डिस्काउंट्स बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक होता है कैश डिस्काउंट, जो जल्दी पेमेंट करने के लिए दिया जाता है। नेचुरली ये डिस्काउंट पहले से नहीं पता होता कि पेमेंट कब होगी। अगर पेमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ही हो रही है तब तो मालूम होगा कि कैश डिस्काउंट कितना होगा, तब वो हम इनवॉइस की वैल्यू से लेस कर देते हैं। लेकिन अगर डिस्काउंट दिया है कैश डिस्काउंट आफ्टर सम टाइम, कि सपोज करिए पेमेंट करने का ड्यू डेट था 2 महीने का, लेकिन डीलर ने पेमेंट कर दी 1 महीने के अंदर ही, तो उसको 1 महीने का कुछ डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट इनवॉइस में शो नहीं होगा। उसके लिए बिजनेसमैन को एक क्रेडिट नोट इशू करना होगा। उसमें वो डिस्काउंट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो उस केस में क्या प्रोविज़न है वो हमें समझना है। साथ ही साथ जब वो ट्रेड डिस्काउंट देता है कि ज़्यादा सेल करेंगे पूरे साल में, सपोज करिए कि किसी ने 1 करोड़ की टर्नओवर की सेल की तो उसे 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा। कोई 5 लाख की सेल करेगा तो उसको 2% का डिस्काउंट होगा। कोई 50 लाख की सेल करेगा उसको 3% का डिस्काउंट होगा। तो इस तरह जैसे जैसे सेल्स का वॉल्यूम बढ़ता जाता है, डिस्काउंट का वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है। लेकिन ये सब कुछ पहले से लिखा होता है टर्म्स एंड एग्रीमेंट में, और बाद में पूरे ईयर एंड में ये डिस्काउंट ऑफर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल टर्नओवर अचीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो अब हमें ये समझना है कि ये जो डिस्काउंट दिया गया तो वो डिस्काउंट हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जीएसटी को पे करना है। तो जीएसटी के अमाउंट पर इम्पैक्ट होगा जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो इसमें हम समझते हैं सेक्शन 15 सब सेक्शन 3। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई if such discount has been duly recorded in the invoice issued in respect of such supply, and after the supply has been effected if such discount is established in terms of an agreement entered into at or before the time of such supply and is specifically linked to relevant invoices and input tax credit as is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply। तो इसमें ये दो बातें कही गई। ए पार्ट में कहा गया कि अगर डिस्काउंट आपने वैल्यू में से लेस कर दिया इनवॉइस के अंदर ही, तो फिर उसको हम लेस करेंगे, मतलब वो डिस्काउंट हमारी वैल्यू का पार्ट नहीं होगा। और दूसरे केस में जब सप्लाई होने के बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन वो एज पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट दिया जा रहा है, जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट पहले सप्लाई करने से पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है और वो उन इनवॉइसेस से लिंक्ड है जो इनवॉइसेस पहले से इशूड हैं, तो वो डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन भी कंप्लाई करनी होगी कि उस डिस्काउंट से रिलेटेड जो भी क्रेडिट नोट इशू करेगा बिजनेसमैन, तो उसके ऊपर प्रोपोर्शनेट जीएसटी का क्रेडिट भी रिवर्स करना होगा, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा।
तो ये दो कंडीशन है कि सपोज करिए आपने पहले 5 लाख का इनवॉइस इशू किया और उस पर आपने 18% से 90,000 GST चार्ज किया। अब आप डिस्काउंट दे रहे हैं 5 लाख पर 10% मतलब 50,000, तो 50,000 का आप क्रेडिट नोट इशू करेंगे तो उसका प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा 9,000 रुपये। वो भी आप उसमें चार्ज करेंगे, मतलब वो डीलर जो है रिवर्स करेगा और शो करेगा। तो दो बातें हो गई यहाँ पर कि कब डिस्काउंट को हमने वैल्यू से लेस करना है। नंबर 1, जब वो इनवॉइस में ही मेंशन हो तो हम माइनस करेंगे। दूसरा, तब माइनस करेंगे जब वो नंबर 1 एग्रीमेंट हो पहले से ही, नंबर 2 इनवॉइस से लिंक्ड हो, और नंबर 3 इनपुट टैक्स क्रेडिट को आपने रिवर्स कर दिया हो। अब इस चार्ट को देखिए, इसमें डिस्काउंट गिवन है और अगर वो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया जाता है तो हम उसे वैल्यू में ऐड नहीं करेंगे अगर वो इनवॉइस में शो होता है, और अगर वो इनवॉइस में शो नहीं होता तो हम उसको ऐड करेंगे। नेचुरल है, इसका मतलब वो बाद में दिया जाएगा। और अगर डिस्काउंट बाद में दिया जाता है तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे, मतलब वो वैल्यू में से लेस होगा अगर यहाँ पे दो कंडीशंस मेंशन जो हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। एक, एग्रीमेंट पहले से हो डिस्काउंट से रिलेटेड, दूसरा वो इनवॉइस से लिंक्ड हो, और तीसरा वो ITC रिवर्स कर दिया गया हो। और अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब फिर डिस्काउंट को वैल्यू में ऐड ही रहेगा, अलग से लेस नहीं करेंगे। इसके बाद हम करते हैं सेक्शन 15 सब सेक्शन 4। इसमें कहा गया है कि जब सेक्शन 15(1) एप्लीकेबल ना हो, सेक्शन 15(1) हमने देखा था कि ट्रांजैक्शन वैल्यू को हम वैल्यू सप्लाई मानते हैं। उस केस में दो कंडीशंस हैं कि प्राइस इज सोल कंसिडरेशन एंड सेकंड इज बायर एंड सेलर आर नॉट रिलेटेड। तो सेक्शन 15(4) में कहा गया कि जब सेक्शन 15(1) की कंडीशंस कंप्लाई नहीं हो रही हैं तब उस केस में हम वैल्यू को CGST रूल्स में जो दिए गए हैं वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स, उनके अकॉर्डिंगली निकालेंगे। अब ये वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स कौन से हैं, ये चैप्टर 4 ऑफ CGST रूल्स में गिवन है। इसमें आपके एप्लीकेबल हैं रूल 27 to 31 और उसके आगे भी हैं, पर मेजर ये है आपके रूल 27 से 31। रूल 27 एप्लीकेबल होगा व्हेन कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। रूल 28 एप्लीकेबल होगा व्हेन सप्लाई इज बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन्स। इनको डिटेल में समझेंगे हम आगे। रूल 29 में है सप्लाई थ्रू एन एजेंट। रूल 30 में है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, और रूल 31 में है रेसिडुअल मेथड। अब हम करते हैं रूल 27 कि जब 15(1) में एक कंडीशन जो गिवन है कि प्राइस इज सोल कंसिडरेशन वो एग्जिस्ट ना करती तब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमिन करेंगे। तो उस केस में रूल 27 में चार सिचुएशंस गिवन है और इनको हमने इसी सीक्वेंस में अप्लाई करना है, A, B, C और D। तो इन A, B, C, D को हमने इसी सीक्वेंस में अप्लाई करना है। अगर A अप्लाई नहीं हो रहा तो B करना है, B नहीं अप्लाई होगा तो C करना है, C नहीं अप्लाई हो रहा तो D करना है। तो पहली बात, रूल 27 कब अप्लाई होता है? रूल 27 अप्लाई होता है कि जब प्राइस सोल कंसिडरेशन नियम, मतलब ये कब होगा, जब आप बार्टर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। बार्टर का मतलब एक गुड्स खरीद रहे हैं और दूसरे गुड्स बेच रहे हैं। आपने जो है एक कंप्यूटर बेचा और एक मोबाइल खरीदा, इस तरह की एग्जांपल जहाँ पे प्राइस है ही नहीं। दूसरी हो गई एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, जहाँ पे आपने सपोज करिए लैपटॉप बेचा और बदले में एक मोबाइल लिया और साथ में कुछ कैश भी ले लिया, तो इसे हम एक्सचेंज ट्रांजैक्शन कहते हैं।
तीसरा इन्होंने लिखा है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, उस केस में भी हम इन रूल्स को अप्लाई करेंगे। तो पार्ट ए में कहा गया है कि जब प्राइस सोल कंसिडरेशन ना हो तो उस केस में हम ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई ले सकते हैं। कि सपोज करिए किसी बिजनेसमैन ने एक लैपटॉप बेचा और बदले में उसने एक मोबाइल ले लिया। अब दोनों का ही प्राइस नेचुरल है, मार्केट में कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। अगर बिजनेसमैन वो लैपटॉप जो है मार्केट में किसी थर्ड पर्सन को बेचता तो उस केस में उसे किस रेट पे बेचता? नेचुरल है, अगर वो अनरिलेटेड पर्सन है और कैश में ही बेचना है तो वो प्राइस मार्केट में पता होगा, तो वो प्राइस हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो उसे कहेंगे ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। लेकिन ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर नहीं पता हो तो पार्ट बी में कहा है, तो फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी कि जो कंसिडरेशन मनी में है प्लस मनी इक्विवेलेंट ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। अगर वो हमें पता है कि उसकी मनी इक्विवेलेंट क्या है, जो नॉन मनी कंसिडरेशन है, तो हम उसको भी कंसिडरेशन में ऐड करेंगे। कि सपोज करिए बिजनेसमैन ने लैपटॉप बेचा और बदले में मोबाइल लिया और साथ में उसने 50,000 कैश भी लिया। तो उस केस में हम ये देखेंगे कि जो उसने मोबाइल लिया उसकी मनी वैल्यू क्या है, उसकी मॉनेटरी कंसिडरेशन क्या होगी। तो वो अगर उस वक्त हमें पता है तो वो हम उस कंसिडरेशन में ऐड कर लेंगे, तो वो दोनों मिलाकर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अगर वैल्यू इन दोनों तरीके से नहीं पता चलती तब हमें क्या करना होगा, हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई लेनी होगी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। लाइक काइंड एंड क्वालिटी का मतलब सिमिलर फीचर्स जिनके होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम करें कि मोबाइल लिया और मोबाइल की सेम कॉन्फ़िगरेशन है तो हम उन्हें लाइक काइंड एंड क्वालिटी कह सकते हैं। और डी पार्ट में कहा गया अगर ये भी नहीं अप्लाई होता तब हम रूल 30 अप्लाई करेंगे विच इज़ कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन, और फिर हम रूल 31 अप्लाई करेंगे दैट इज़ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट मेथड इफ रूल 30 इज नॉट फीजिबल। तो इनको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो रूल 30 में कहा गया कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन कि जब गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू नहीं पता चले तब हम वैल्यू लेंगे एट द रेट ऑफ 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर और द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स और द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज। तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक की 110% वैल्यू को कंसिडर करना है। और रूल 31 में कहा गया कि जब रूल 27 से 30 अप्लाई नहीं होते तब जो है वैल्यू अकॉर्डिंग टू बेस्ट जजमेंट जीएसटी ऑफिसर निकाल सकता है और सप्लायर कहेगा तब हम बेस्ट जजमेंट वैल्यूएशन के लिए जीएसटी ऑफिसर को कह सकते हैं। तो अब हम वापस आते हैं रूल 27 पर। तो रूल 27 में 4 बातें बता दी। एक, ओपन मार्केट वैल्यू लेनी है। बी, ओपन मार्केट वैल्यू नहीं अवेलेबल तो कंसिडरेशन इन मनी प्लस मॉनेटरी इक्विवेलेंट ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन लेनी है। सी, जब ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है, ए एंड बी सिचुएशन, तब हम वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाले सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को यूज़ करेंगे। और डी पार्ट में अगर ये भी नहीं होता तब फिर हम
कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन लेंगे जो कि 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर है, या फिर हम बेस्ट जजमेंट वैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देन वी कम टू रूल 28। रूल 28 अप्लाई होगा व्हेन देयर इज सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन्स। रिलेटेड पर्सन्स हमने पहले डिस्कस किया था कि सप्लायर और रिसिपिएंट रिलेटेड कैसे हो सकते हैं, तो उसमें अलग अलग सिचुएशंस बताई थी कि जब एक सप्लायर या रिसिपिएंट एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, या दोनों को कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल करते हैं, या दोनों मिलकर किसी थर्ड पार्टी को कंट्रोल करते हैं, या दोनों एक फैमिली मेंबर्स हैं, या दोनों एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई हैं रिलेशन में, या ऑफिसर और डायरेक्टर है एक दूसरे के बिजनेस में। इस तरह से हमने काफ़ी सारी सिचुएशंस को देखा था जब हमने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन को समझा था। अब डिस्टिंक्ट पर्सन्स भी हम पहले कर चुके हैं कई बारी। डिस्टिंक्ट पर्सन्स का मतलब होता है कि जब एक पर्सन एक पैन नंबर वाला, मतलब एक कंपनी कह सकते हैं या एक पार्टनरशिप फर्म, वो अलग अलग स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, तो वो बेशक उसकी अलग अलग ब्रांचेस हैं अलग अलग स्टेट्स में, जीएसटी के पर्पज से वो सब रजिस्ट्रेशंस उस पर्सन के अलग अलग डिस्टिंक्ट पर्सन्स माने जाएंगे। मतलब वो ब्रांचेस भी आपस में डीलिंग करेंगे तो उनके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो जब एक ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स या रिलेटेड पर्सन्स अदर देन थ्रू एन एजेंट, क्योंकि एजेंट के ऊपर रूल 29 अप्लाई होगा, तब उस केस में हम वैल्यूएशन को कैसे निकालेंगे। अब रूल 28 में एक प्रोविजो भी है। बल्कि दो प्रोविजो है, तो पहले हम मेन रूल पढ़ते हैं रूल 28 का और उसके बाद उसके प्रोविजोस पढ़ते हैं। तो रूल 28 में मेंशन्ड है कि सबसे पहले हमें कंसीडर करना है उनकी ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल है तो हम ओपन मार्केट वैल्यू को ले सकते हैं। दूसरा इन्होंने कहा है डीम्ड ओपन मार्केट वैल्यू, अगर रिसिपिएंट एलिजिबल है फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, तब उस केस में हम जो वैल्यू इनवॉइस में मेंशन की गई है उसी को हम ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। मतलब उस केस में कितनी भी वैल्यू में ट्रांजैक्शन हुई हो, हम उस केस में उसको ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। बी सिचुएशन में कहा गया अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तब उस केस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज लेंगे ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, उसको हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। और सी पार्ट में कहा गया जब ए और बी दोनों सिचुएशंस एप्लीकेबल नहीं होती तब हम रूल 30 मतलब कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन करेंगे, या फिर हम रूल 31 में बेस्ट जजमेंट वैल्यूएशन करेंगे। अब इसमें फर्स्ट प्रोविजो है रूल 28 का जो कहता है कि जब रिसिपिएंट ने जो गुड्स परचेज किया वो उसने आगे फर्दर सप्लाई करनी है। अगर ऐसी बात है रिसिपिएंट ने आगे उनको फर्दर सप्लाई करना है तो उस केस में इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि सप्लायर जो है जिस रेट पर रिसिपिएंट आगे उसको सेल करेगा उसका 90% हम यहाँ पर वैल्यू ओरिजिनल सप्लायर के लिए मान सकते हैं। मतलब ए ने माल बी को बेच रहा है और बी ने आगे माल को सी को बेचना है, तो ए और बी क्योंकि रिलेटेड पर्सन है और उनकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो उस केस में बी ने सी को माल जितने भी रेट पे बेचेगा उसका 90% जो होगा वो हम वैल्यू ए और बी की ट्रांजैक्शन के लिए ले सकते हैं।
इसी में आगे सेकंड प्रोविजो है कि जब रिसिपिएंट एलिजिबल है फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, तब हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब जो भी वैल्यू डिक्लेयर्ड है इनवॉइस के अंदर, उसी को हम ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, फिर चाहे वो रिलेटेड पर्सन हो, चाहे वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो। आई होप दिस इज क्लियर। तो रूल 27 और 28 हमने कर लिया। अब हम करते हैं रूल 29। रूल 29 एप्लीकेबल होता है व्हेन देयर इज सप्लाई थ्रू एन एजेंट। तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ गुड्स और सप्लाई कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये गुड्स के बारे में है, सर्विसेज के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो सर्विसेज के केस में हम फिर आगे अगले रूल पर जाएंगे। तो गुड्स के केस में इन्होंने कहा कि अगर ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अवेलेबल है, तब हम उस ओपन मार्केट वैल्यू को ले लेंगे, या फिर जो रिसिपिएंट आगे बेच रहा है अगर माल, तो जिस रेट पे वो बेच रहा है उसका 90% हम सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में वैल्यू को मान लेंगे। तो जैसे पिछले सिचुएशन में, वही सिचुएशन यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। तो ये ऑप्शन जो है सप्लायर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो ओपन मार्केट वैल्यू लेना है या वो रिसिपिएंट द्वारा बेचे गए आगे रेट का 90% उसने लेना है। और जब ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो हम रूल 30 या रूल 31 को अप्लाई करेंगे, मतलब कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन या बेस्ट जजमेंट वैल्यूएशन हम कंसीडर करेंगे। आगे प्रिंसिपल और एजेंट की डेफिनेशन तो आपको मालूम ही है, वो जनरल डेफिनेशन है। नाउ वी कम टू रूल 30। रूल 30 भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रूल 30 में हमने कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन लेनी है, जो कि 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर। रूल 31 में जब रूल 27 से 30 कोई भी नहीं अप्लाई हो पा रहा, तब हम रूल 31 में जीएसटी ऑफिसर को कह सकते हैं कि वो गुड्स की वैल्यूएशन में हेल्प करे, उनकी वैल्यू डिसाइड करे। हम उसे अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं। सो दिस इज क्लियर।